नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं महेंद्र रमन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आप ही के अपने यूट्यूब चैनल सफल क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वाली क्लास में हमने एशिया पूरा खत्म कर दिया था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपन ने किए थे। काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और एशिया के बाद में लगभग अपन ने सारे देश जो एशिया के पढ़े। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वो सेशन। आपको बहुत सारी जानकारी एशिया के बारे में मिली होगी, सारे देशों के बारे में कुछ ना कुछ आपको ज्योग्राफिकल तो कुछ पॉलिटिकल आपको मैंने जानकारियां साझा की। मैंने बहुत अच्छे से बेटा जितनी हो सकती थी मैंने अपनी मेहनत करके और आप लोगों को ये कंटेंट डिलीवर किया है। और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि ये जो कंटेंट है बेटा कुछ कुछ आप लोगों को जो है नोट्स वगैरह बना करके और अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, ताकि एसएससी जैसे एग्जाम्स में या आरपीएससी के एग्जाम्स में, यूपीएससी के एग्जाम्स में आप लोगों को इससे हेल्प मिल सके बेटा। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड मैप में से। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूरोप महाद्वीप। ठीक है, ये जो सामने जो मैप है आपके सामने, ये कौन से महाद्वीप का है? यूरोप महाद्वीप का मैप है बेटा। ठीक है, और यूरोप महाद्वीप की बात करें तो दुनिया के 7 महाद्वीपों में से नीचे से दूसरा स्थान, यानी कि छोटे महाद्वीपों में से दूसरा स्थान इसका है। सबसे छोटा महाद्वीप तो ओसेनिया ऑस्ट्रेलिया है और इसके जस्ट ऊपर नाम आता है यूरोप का, यानी कि छठा महाद्वीप है ये अगर क्रम से देखा जाए तो। ठीक है, और सबसे बड़ा हमने एशिया पढ़ा था। ठीक है, तो आप लोगों का जो यूरोप महाद्वीप है, अगर बात करें महाद्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा है? छोटे महाद्वीपों में दूसरे स्थान पर आता है। बात करें यूरोप की तो बेटा उस सबसे विकसित महाद्वीपों में से एक है, यानी कि ये जो 7 महाद्वीप है उनमें सबसे ज्यादा विकसित जो महाद्वीप है वो यही है। और बात करें यूरोप की ही तो यहाँ पर बेटा ये मान के चलो कि एक भी मरुस्थल नहीं है, तो पिछड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और ये मान के चलो कि यूरोप के देशों ने या यूरोप के कुछ देशों ने पूरी दुनिया पे राज किया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और यूरोप की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे छोटा देश जो आने वाला है वेटिकन सिटी, वो भी यूरोप में ही देखने को मिलेगा बेटा। ओके, तो यूरोप के बारे में अपन कुछ जो भी है अपने जो भी देश आएंगे उसकी बात करने वाले हैं। एक और बात बता देता हूं बेटा, इतना गजब का महाद्वीप है। 400 से ज्यादा यूनेस्को ने 400 से ज्यादा विश्व धरोहर स्थल यहाँ पर घोषित कर रखे हैं। 400 से भी ज्यादा जो है विश्व धरोहर स्थल हैं यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर घोषित किए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। अगर मैं वर्ल्ड मैप पर चलूं तो एक मिनट आपको पहले वर्ल्ड मैप का थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये किस प्रकार की स्थिति इसकी मिलने वाली है वर्ल्ड में आपको। तो बेटा ये जो सामने आपके महाद्वीप है वो यूरोप महाद्वीप ही है। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये पूरा का पूरा जो है आपके मास्को भी आपके यूरोप में ही आ जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा जो है आपका यूरोप है। ठीक है, और यूरोप महाद्वीप की बात करूं तो 3 ओर सागरों से घिरा हुआ है यूरोप महाद्वीप बेटा। कितनी? 3 ओर से किससे घिरा हुआ है यूरोप महाद्वीप? सागरों से। इसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर आर्कटिक महासागर है क्या? बिल्कुल, आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर जो है कहां पर है? इसके उत्तर में है। इधर की तरफ बात करें तो इसके पश्चिम में हम देखेंगे तो क्या ये अटलांटिक महासागर है क्या बेटा? अटलांटिक महासागर जो है आपके इसके पश्चिम में मिलेगा, उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर मिलेगा, जबकि इसके दक्षिण में हमें क्या देखने को मिलता है? भूमध्य सागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर अगर कोई प्रश्न भी पूछ ले कि यूरोप निम्न में से किस सागर से नहीं घिरा हुआ है। ऑप्शंस
आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और अरब सागर। तो अरब सागर बेटा वो नीचे की ओर रह जाता है, तो अरब सागर से नहीं घिरा हुआ है, तीन और सागरों से घिरा हुआ है, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर। ठीक है, भूमध्य सागर बेटा। अब बात करते हैं कि ये एशिया से अलग कैसे होता है। ठीक है बेटा, तो आप एक बात समझना, एक तो यहां पर आपको मिलेगा ये कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर, और एक आपको मिलेगी यूराल पर्वतमाला। ठीक है, कैस्पियन सागर तथा यूराल पर्वतमाला से जो है एशिया यूरोप से अलग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था यूराल पर्वतमाला के इधर वाला भाग यूरोप में आएगा, जबकि यूराल पर्वतमाला के पूर्व वाला जो भाग है वो एशिया में चला जाएगा। वहीं कैस्पियन सागर भी कहीं ना कहीं क्या करता है, यूरोप और एशिया का विभाजन करता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो ये इधर वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा वो आपके कौन है, यूरोप है बेटा। वो कौन है, यूरोप महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप जो है आपके विश्व के 7 महाद्वीपों में नीचे से दूसरे स्थान पर है। सबसे विकसित महाद्वीपों में से सबसे ज्यादा विकसित ही यही है। ठीक है, डेवलप जो है, सबसे ज्यादा विकास जो है इन्हीं के देशों का है। इन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया है बेटा। साथ ही साथ हम बात करेंगे यूरोप के अंदर 400 से ज्यादा जो है विश्व धरोहर स्थल हैं जो कि यूनेस्को घोषित करता है। ठीक है, और बात करेंगे सबसे छोटे देश की भी, तो यहाँ पर ही है आपके वेटिकन सिटी। ठीक है बेटा, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अपन लोग इसके पहले देश पर चले। तो पहला देश आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा बेटा नॉर्वे। क्या मिलेगा, नॉर्वे, जो कि आपको बिल्कुल उत्तर की तरफ चले जाओ, यूरोप में बिल्कुल उत्तर में जाओ, यहां पर देख लो, ये आप लोगों को जो देश मिलेगा देखने को, पूरा तटीय भाग है बेटा। ठीक है, यहाँ पर है नॉर्वेन सी, नॉर्वे सागर, और ये नॉर्वे की जो राजधानी मिलने वाली है, यहाँ पर नॉर्वे में कौन सी राजधानी है, ओस्लो। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी कौन है, ओस्लो। समझ में आ गई बात बेटा। तो ये आपका नॉर्वे है जिसकी राजधानी क्या है, ओस्लो है। मैप में ही चलते हैं इनके में अपन, ये देख लीजिए बेटा, ये जो आपका मैंने जो हाईलाइट कर रखा है, ये वाला जो है ग्रे कलर वाला, ये आपके कौन सा देश पड़ जाएगा। काफी सारे द्वीप वगैरह भी इसमें देखने को मिलेंगे। और इसकी राजधानी कौन है, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी कौन है बेटा, ओस्लो। देखो ये बहुत ऊंचाई पर स्थित देश है, अक्षांशों के हिसाब से देखें तो काफी ऊंचाई पर स्थित देश है। तो यहां से क्या होता है, जब सूर्यास्त हो जाता है यानी कि सूरज ढल भी जाता है, तब भी काफी टाइम तक यहाँ पर सूर्य को देखा जा सकता है। ठीक है, सूर्य ढलने के बाद में भी यहाँ से सूर्य को देखा जा सकता है। वही सिंपल सी बात है, जैसे कि ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाओगे तो थोड़ा ज्यादा सूर्यास्त अपने को ज्यादा देर तक ढलता हुआ सूरज दिखेगा। ठीक है, और अगर आप नीचाई पर रहोगे तो आपको जल्दी दिख जाएगा। तो ये चीज है कि यहाँ पर बहुत टाइम लगता है सूर्य को ढलते हुए देखने में। तो ये इसलिए इसको क्या कहते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य भी कहते हैं। ठीक है, लगभग रात के, जैसे अपने को ये मान के चलो 11-12 बस, वो ये कि थोड़ा सा उसकी रेंज कम हो जाती है तो अंधेरा तो हो जाता है, लेकिन सूर्य को ढलते हुए देखा जा सकता है नॉर्वे के अंदर। तो इसको कहते हैं बेटा, वो क्या कहते हैं, मध्य रात्रि का क्या कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो नॉर्वे की एक खास बात यह है, नॉर्वे में अपने को ये चीज ध्यान में रखनी है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बेटा, यहाँ की संसद ने अपने मतलब देश में क्या किया था, एक शांति प्रस्ताव या प्रस्ताव पास किया था। कौन सा, शांति प्रस्ताव जो है, सबसे पहले बेटा विश्व शांति हो, पूरे विश्व में शांति हो, ऐसा प्रस्ताव नॉर्वे ने पारित किया था। ठीक है, और उसके बाद से ही बेटा ये डिसाइड होता है कि नोबेल पुरस्कार जो शांति के लिए दिया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार बेटा कहां से दिया जाता है, आपके ओस्लो से दिया जाता है, यानी कि नॉर्वे से दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहां से दिया जाता है, ओस्लो से दिया जाता है। तो आप लोगों को यह भी ध्यान होगा कि नोबेल पुरस्कार जो होता है वो 6 विभागों में या 6 सेक्टर के अंदर दिया जाता है। आप लोगों को ध्यान है कि ये बात, तो देख लेते हैं एक बार अपन कि 6 जगहों पर आपको क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहला जो आप लोगों को देंगे नोबेल पुरस्कार वो हो जाता है आपके
तीन तो आ जाएंगे साइंस के। तो एक तो आपके फिजिक्स आ जाएगी, यानी कि भौतिकी में दिया जाता है एक नोबेल पुरस्कार, तो बेटा एक नोबेल पुरस्कार आपके रसायन विज्ञान में दिया जाता है, केमिस्ट्री में, ठीक है। और एक चिकित्सा में दिया जाता है बेटा, चिकित्सा स्वास्थ्य में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि तीन तो साइंस वाले फील्ड के हो गए और तीन आर्ट्स वाले आ जाते हैं। तो चिकित्सा में, भौतिकी में और रसायन में नोबेल पुरस्कार मिलता है। बाकी के तीन नोबेल पुरस्कार जो मिलेंगे आपको, एक तो मिलता है बेटा अर्थशास्त्र में मिलता है, एक तो मिलेगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। दूसरा जो अगला है इसमें कौन से में, आर्ट्स वाले विषयों में, तो साहित्य में मिलता है बेटा, वो किस में मिलता है, साहित्य में मिलता है। और एक मैंने आप लोगों को भी बताया था, शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। ये तीन एक है, तीन एक है, यानी कि तीन एक जैसी फील्ड के हैं और तीन एक जैसी फील्ड के हैं, ऐसे करके 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इनमें से शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देता है, ओस्लो के द्वारा, यानी कि नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन मैंने आपको बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शांति का प्रस्ताव लाने वाला देश था जो विश्व शांति की बात कर रहा था। यहां तक बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। बाकी के 5 कौन देता है, वो भी यूरोप में ही आएंगे आपके, ठीक है। तो आप लोग देखो, इसी के पास में एक देश दिख रहा होगा आपको, स्वीडन। कौन सा देश है, स्वीडन। और स्वीडन की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है बेटा, स्टॉकहोम। क्या नाम है, स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है। बाकी के 5 नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम से दिए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो पहला जो है शांति का नोबेल पुरस्कार कहां से दिया जाता है, ओस्लो से दिया जाता है। 5 बाकी के जो है आपके कौन कौन से रह गए, भौतिकी में, रसायन में, अर्थशास्त्र में और एक स्वास्थ्य में, ठीक है। ये कहां से दिए जाते हैं, स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। चीज समझ में आ गई आपके, स्वीडन की राजधानी कौन सी है, स्टॉकहोम, क्लियर है। तो ये स्वीडन है बेटा, ठीक है। अभी स्वीडन के बारे में और पढ़ेंगे, स्वीडन के बारे में और जानकारी अभी अपन लेने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसी के पास में आप लोगों को एक देश दिख रहा होगा, फिनलैंड। ये देखिए ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा, फिनलैंड। और फिनलैंड की जो राजधानी है वो है हेलसिंकी। हेलसिंकी जो है किसकी राजधानी है, फिनलैंड की राजधानी है बेटा, किसकी राजधानी है, फिनलैंड की, ठीक है। फिनलैंड की खास बात यह है कि इसको कहते हैं झीलों का देश, झीलों की नगरी। अगर अपने राजस्थान वाले बच्चे आप लोग सारे जानते हैं कि झीलों की नगरी किसको कहते हैं, तो बेटा वो राजस्थान के अंदर उदय सिंह के द्वारा, राणा उदय सिंह ने एक शहर बसाया था उदयपुर, जिसको हम झीलों की नगरी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी झीलें वहां पर देखने को मिलती है। उदय सागर झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील और भी कई सारी झीलें हैं, ठीक है। तो आपके राजस्थान वाले बच्चों के लिए तो कौन सा, उदयपुर जो है झीलों की नगरी है, जबकि यहाँ पर झीलों का देश अगर पूछता है तो कौन सा देश है, फिनलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, जिसकी राजधानी क्या है, हेलसिंकी है। पहला देश कौन सा, नॉर्वे, दूसरा कौन सा, स्वीडन और तीसरा कौन सा, फिनलैंड। तीनों एक ही संग्राम में है क्या, और देखो इस तरीके से एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो साथ के साथ में अपन पढ़ते जाएंगे। फिनलैंड की बात करें, झीलों का देश कहते हैं बेटा, फिनलैंड में एक और चीज है, इतना भयंकर एग्जाम जितना आपका यूपीएससी का होता है ना, इंडिया में सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी का है, वैसे ही अगर बात करें टीचर्स का सबसे खतरनाक जो एग्जाम होता है वो फिनलैंड में होता है। फिनलैंड में जो है टीचर्स का जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा है, ओके। तो यहाँ क्या करते हैं, बढ़िया क्वालिटी के टीचर्स की बात की जाती है, बढ़िया क्वालिटी के लिए बढ़िया ही कंपटीशन रखा जाता है, समझ में आई बात, इसलिए यहाँ पर टीचर्स का कंपटीशन जो है ज्यादा है, बात समझ में आ गई। और रूस और इसके बीच में यहाँ पर क्या है, सीमा रेखा है, ये कौन सी जगह आ गई, रूस आ गया, ये कौन सा देश है, रूस। और यहाँ पर कौन सी जगह आ गई आपके, फिनलैंड की, दोनों की बॉर्डर हो गई। और दोनों की बॉर्डर को कहते हैं मैनरहीन, कौन सी लाइन, मैनरहीन लाइन, मैनरहीन लाइन जो है किसके बीच में है, रूस और फिनलैंड के बीच में है बेटा, ठीक है। तो यहां तक भी आप लोगों की बात समझ में आ गई। अब यहां से देखो, ओम्बर्ट्समैन नाम का एक शब्द लिया गया है, कहां से, आपके फिनलैंड से, फिनलैंड से एक शब्द लिया गया है बेटा, ओम्बर्ट्समैन, यहां लिख देता हूं, ओम्बर्ट्समैन।
ओम्बड्समैन जो है एक शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है लोकपाल। अगर बात करें कि भारत में या फिर किसी भी देश में लोकपाल शब्द को कहां से लिया गया है, फिनलैंड से लिया गया है। और यहां पर क्या कर दिया गया बेटा, ये देखो तीनों चारों जो देश है ना, ये लोकतंत्र के मामले में बहुत पक्के हैं। यहाँ पर वास्तविकता में जनता का शासन है, किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार होने की संभावना होती नहीं है। इसीलिए मानव विकास सूचकांक जो लिस्ट आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, आपने नोटिस किया होगा इन्हीं देशों के बार बार नाम देखने को मिलते हैं। कभी स्वीडन का आ जाता है, कभी नॉर्वे का आ जाता है, कभी फिनलैंड का आ जाता है। जैसे कि इस बार 2024 की लिस्ट में स्विट्जरलैंड का नाम आता है। भारत का एचडीआई इंडेक्स में 130वां स्थान है 2024 के अनुसार। ठीक है, बहुत मतलब बहुत हम लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी, ठीक है हम ये कर दिए, हम वो कर दिया, हमारे पास में ये सोर्स है वो सोर्स है, लेकिन जब बात आ जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यार आपके देश में सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपने मानव का विकास कितना किया है, आपने शिक्षा पर कितना ध्यान दिया है, आपने चिकित्सा पर कितना ध्यान दिया है, आपने साफ सफाई पर कितना ध्यान दिया है, आपके एक क्षेत्र में आपके देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना शानदार है, ये सब चीजें देखी जाती है। और हम बात कर लेते हैं बस हमारे बढ़िया से मंदिर बढ़िया बन जाए और हमारे पास में बढ़िया, ठीक है, वाहवाही लूटने के लिए काम होते रहे। ठीक है, तो वो सब हमारे देश में देखा जाता है। बाकी अगर वास्तु देखो भ्रष्टाचार की बात करें तो भाई साहब कुछ दिनों में नंबर 1 पे पहुंचने वाले हैं। भ्रष्टाचार इतना भयंकर है, आप लोग कितनी अच्छे से आप लोग देखो तैयारी करते हो और फिर बाद में पेपर लीक जैसी घटनाएं हो जाती है। कितना करप्शन है हमारे देश के अंदर। और आप तो राजस्थान के निवासी हो, कितना बड़ा घोटाला आप लोगों के एसआई भर्ती के अंदर हुआ है, पूरा का पूरा पेपर ही टिपा दिया है। मतलब 3-3 4-4 महीने पहले पेपर लोगों के पास में पहुंच रहा है। कितने शर्म की बात है, कितने अच्छे मेहनत करने वाले लोग हैं जिनके साथ में कितना गलत हुआ है। और जो मेहनती बच्चे हैं जो बेचारे मेहनत करके और अच्छी रैंक लेकर के आए हैं, वो बेचारे अगर भर्ती रद्द हो जाती तो क्या बीतेगी उनके ऊपर। कईयों का तो बेचारों का आखिरी जो है अवसर था, कईयों का लास्ट चांस था, जो जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है। और उनका क्या क्या उनका तो क्या ही होगा बेटा, जेल हो जाएगी, लेकिन ठीक है फिर जमानत हो जाएगी। न्याय व्यवस्था भी बहुत घटिया है, समझ में आई बात। तो ये हम बात ही नहीं करते हैं। हमारे देश में विकास कितना होगा कितना नहीं होगा उसकी बात तो बहुत दूर की बात है, समझ में आ गई। हम छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लेते हैं। अभी चलो अपन उस बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि फाइनली वी आर इंडियंस। तो बस इतना है कि चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा जो लोकतंत्र है कहीं ना कहीं बीमार लोकतंत्र है, और यहाँ का जो लोकतंत्र है बहुत स्वस्थ एकदम एक्टिव लोकतंत्र है। यहाँ पर बेटा प्रधानमंत्री, लोकपाल का अर्थ क्या होता है, देखो ये क्या होता है, ओम्बड्समैन मतलब लोकपाल। लोकपाल मतलब इन्हों के मन में पहले ये ख्याल आया कि भैया आपके राजनीतिक जो बड़े अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, वो भी कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं है। जजों की टीम बनाओ और क्या करो, और फिर वो क्या करेगा, वो किसी की भी जांच कर लेगा। तो किसी भी प्रशासनिक पदों पर जांच करने के लिए एक ऐसी टीम बना देना। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश में जैसे कि सीबीआई है, सीबीआई भी क्या करती है बेटा, इसको भी क्या कर रखा है, मालिकों की, इसको मालिकों की आवाज कहते हैं हमारे देश में। ठीक है, क्या कहते हैं, मालिकों की आवाज। हमारे देश में सीबीआई को मालिकों की आवाज कहते हैं। और हमारे देश में ही कई जजों ने, कई न्यायाधीशों ने इसको पिंजरे का तोता कहा है कि भैया ये तोता कैसा है, पिंजरे में कैद है सीबीआई को। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए ऐसी बातें होती है। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है ये चीजें हमारे भारत में भ्रष्टाचार को लेकर के। और जो बड़े नेता जो होते हैं उनका जो वर्चस्व बना रहे, और जो है जनता के पास में डायरेक्टली जो पारदर्शिता होनी चाहिए हर चीज को लेकर के, वो नहीं हो पाती है। इसके लिए काफी टाइम से बेटा लोकपाल के लिए, आपको पता है अन्ना हजारे ने कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया था लोकपाल बिल के लिए। लेकिन हमारे देश में लोकपाल आया भी 16 जनवरी 2016 को, 2014 को। हमारे देश में लोकपाल कब लागू किया गया था बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता देता हूं। 16 जनवरी 2014 को हमारे देश में क्या किया गया, लोकपाल को लागू किया गया। जो कि 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसकी परमिशन दी थी, यानी कि इस पर जो है बिल था, इस पर हस्ताक्षर किए थे। 16 जनवरी 2014 को हमारे देश में लोकपाल आया। बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष की तो अजय माणिकराव खानविलकर, अजय माणिकराव खानविलकर जो है इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है।
जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इसकी योग्यता भी हमारे देश में यही निश्चित की गई है, जो पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश है या फिर सीजेआई जो रहे हैं पूर्व में, उन्हीं को लोकपाल का अध्यक्ष बनाया जाए। इसकी जो टीम होती है, जो कार्यकारिणी होती है, उसमें भी जजेस लोगों का ही क्या है, हाईकोर्ट से ले लो, लेकिन जो है जज हैं उन्हीं को लिया जाए, ताकि इसमें क्या रहे, किसी का डर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जज जो है न्यायपालिका से आया है बंदा, और न्यायपालिका हमारे देश में कैसी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। और स्वतंत्र न्यायपालिका तो कभी किसी के प्रेशर में काम किया नहीं हो सकता है यहाँ पर एक फेयर वर्क होने की संभावना हो। तो लोकपाल बहुत अच्छा हो हमारे देश में, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हो जाए तो लोकपाल की पावर बहुत बड़ी है कि वो प्रधानमंत्री को साइड कर सकता है, ठीक है, बैठा रहे शांति से, और जो भी जांच हो रही है उसमें साथ दें, इतना लोकपाल की पावर होती है बेटा, ठीक है। और एक अच्छा अगर लोकतंत्र चाहिए तो लोकपाल जो है बहुत पावरफुल होना चाहिए। लेकिन आप लोगों के काम की चीज बता देता हूं, लोकपाल शब्द कहां से आया है, फिनलैंड से आया है। और लोकपाल शब्द कौन से शब्द से बना है, ओम्बड्समैन से बना है। कौन से शब्द से बना है, ओम्बड्समैन से बना है बेटा। और ये शब्द कहां से आया है, फिनलैंड से आया है, ओम्बड्समैन। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखो नॉर्वे, स्वीडन वगैरह ये टॉप पर रहते हैं, आपको रीजन भी मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में देखिए आगे एक देश मिलेगा यहां पर, एक और देश आपको बता देता हूं बेटा। देखो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के नीचे यहां पर एक देश मिलेगा आपको, डेनमार्क। कौन सा देश है, डेनमार्क। देश कौन सा है, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन बेटा। कोपेनहेगन जो है कहां की राजधानी है, डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी कौन सी है, कोपेनहेगन है। डेनमार्क में मेनली इंपोर्टेंट चीज आप लोगों को बेटा मैं बता देता हूं कि क्या है, कि ये जो आपका डेनमार्क है, आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है, आपको मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, वो सॉरी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, ग्रीनलैंड। ये डेनमार्क जो है छोटा सा देश, वो मतलब इससे भी बड़ा ग्रीनलैंड है, ठीक है, वो क्या करता है, उस पर कब्जा करता है, मतलब उसका अधिकार है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है बेटा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब बेटा यहाँ की एक गाय बहुत फेमस है, होलिस्टीन गाय। कौन सी गाय, होलिस्टीन गाय। भाई 50 लीटर से ज्यादा दूध देती है वो, ठीक है। कितना दूध देती है, 50 लीटर से ज्यादा दूध देने वाली गाय है होलिस्टीन, ठीक है। लेकिन वही है कि अब इसको अगर पूर्व की अपने पूर्वी देशों में लाएंगे, जैसे कि भारत में लेकर के आए, तो भारत में ले तो आए उस गाय को, जैसे हमने देखो काले कलर की जो है गाय होती है, जिसपे व्हाइट व्हाइट धब्बे होते हैं, वो होलिस्टीन गाय है, ठीक है। तो उस गाय के अंदर जो है भारत को अगर लेकर के आएंगे तो उसको एसी में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ठंडे प्रदेश है, और ठंडे प्रदेश है तो यहाँ पर तो वो सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन भारत जैसे देश में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए एसी लगाना पड़ेगा। तो एसी लगाएंगे तो कॉस्टली बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इतनी तो बेटा लागत लग जाएगी, तो फिर क्या दूध क्या 200-300 रुपए किलो थोड़ी ना बेचेंगे उसका। तो इसलिए क्या किया, होलिस्टीन गाय को, यहाँ की अपने देश की एक गाय है फ्रीजियन। कौन सी, फ्रीजियन गाय। और फ्रीजियन गाय के साथ में होलिस्टीन का क्या करा दिया, क्रॉस करवा दिया, जिससे नई गाय, नई नस्ल बनी होलिस्टीन फ्रीजियन जो है, नई इसकी नस्ल बनी। और होलिस्टीन फ्रीजियन जो है हमारे देश में गाय जो मिलती है, उसके लिए नॉर्मली कूलर लगा दो, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। और नॉर्मली कूलर की बात है, जैसे कि ईंटों के कूलर आपने देखे होंगे भारत में, जुगाड़ जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा प्रोफेशनल खैतान वैतान का कूलर लेकर के आओ, ठीक है। हाँ, आप नॉर्मली क्या करो, ईंटों का कुछ बना दो सिस्टम, और वहां पर क्या कर दो, बड़ा सा एक फैन लगा दो, बस इतना काफी है, उतने में वो सरवाइव कर जाती है। तो लेकिन बस यही है कि उसकी जो है क्वांटिटी, जो है क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, वो थोड़ा सा घट जाती है, वो अलग बात है, लेकिन कोई इशू नहीं है, काम चल रहा है बढ़िया। तो ये जो गाय है होलिस्टीन कहाँ की है, डेनमार्क की गाय है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा एक और चीज है, गाय भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ की एक लेगोर्न मुर्गी भी है। कौन सी, लेगोर्न। लेगोर्न जो है क्या है, मुर्गी। लेगोर्न मुर्गी की खास बात यह है 365 दिन अंडा देती है बेटा।
अपने जो मुर्गियां होती है देसी मुर्गियां हैं वो लगभग 200 से 250 या खींच करके 280 दिन तक क्या करती है, अंडा देती है। लेकिन ये जो मुर्गी है 365 दिन अंडा देती है। ये भी यहीं पर ही पाई जाती है, कौन सी जगह पर, आपके डेनमार्क में, कौन सी, लेगोर्न जो है मुर्गी। ठीक है, तो गाय भी इंपॉर्टेंट है और मुर्गी भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, आपको यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई तो आप लोग आराम से कमेंट वगैरह कर सकते हैं। अब आप देखिए बेटा, आप लोगों को मैंने 4 देश पढ़ाए आज। कौन कौन से पढ़ाए? नार्वे, नार्वे की राजधानी मैंने आपको बताई ओस्लो, नार्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। दूसरा देश कौन सा पढ़ा? स्वीडन, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। तीसरा देश पढ़ा फिनलैंड, जिसकी राजधानी क्या है? हेलसिंकी। और चौथा देश अपने पढ़ा डेनमार्क, जिसकी राजधानी है आपके क्या है? कोपेनहेगन। चारों देश याद हो गए क्या? यूरोप के स्टार्टिंग के उत्तर से चलेंगे। चारों देश कौन कौन से? नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। याद करो, चारों देश याद होंगे बेटा। मेरे साथ में जुड़े रहोगे, मैं आप लोगों को नई नई करते करते 150 से ज्यादा देशों के नाम याद करा दूंगा। कभी कोई पूछे कि भैया कितने देश है, और आप शुरू हो जाना, पैसे शुरू हो जाना, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये भाई आप शुरू हो जाओगे ना तो सामने वाला, हाँ भाई 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 माफ कर, ये स्थितियां हो जाएगी। ठीक है, और आप लोग कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, बस सारे देशों के नाम अपन याद करने वाले हैं। बस जुड़े रहो बढ़िया से और मेहनत करते रहो बेटा। तो आप लोगों को वापस से बता रहा हूं, 4 देश कौन कौन से पड़े? नार्वे, जिसकी राजधानी ओस्लो, स्वीडन, जिसकी राजधानी कौन? स्टॉकहोम, फिनलैंड, जिसकी राजधानी हेलसिंकी, उसके बाद में डेनमार्क पड़ा, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। अब आपको एक और चीज बता देता हूं, बाकी की चीजें अपन कल पढ़ेंगे बेटा। एक जो है स्कैंडेनेविया, ये है आपके स्कैंडेनेवियाई, यहां एक पर्वत है स्कैंडेनेवियाई। कौन सा पर्वत है? स्कैंडेनेवियाई पर्वत बेटा। वापस से बोल रहा हूं स्कैंडेनेवियाई, मैं लिख देता हूं स्कैंडेनेवियाई, स्कैंडेनेवियाई पर्वत का नाम देखिए, स्कैंडेनेवियाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे भाई नाम बोलने में कठिन है मान लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चाहे कठिन हो चाहे कुछ भी हो, समझ में आ गई बात? ये आपको याद करना ही पड़ेगा भाई। जीमने के लिए जाते हो, कोई चीज में अगर मिर्ची नमक तेल ज्यादा होता है लेकिन आपकी फेवरेट डिश है, आप खाओगे उसको तो बस। तो वैसे ये एग्जाम है, एग्जाम के अंदर कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा स्कैंडेनेवियाई। ठीक है, स्कैंडेनेवियाई जो है पर्वत है, वो मैं इसलिए याद कराता हूं कि निम्न में से कौन सा देश स्कैंडेनेवियाई का देश नहीं है? ये चारों देश जो मैंने आपको आज बताए हैं स्कैंडेनेवियाई के देश हैं। चारों के चारों देश कौन से? स्कैंडेनेवियाई कंट्रीज कहलाते हैं। बताइए निम्न में से कौन सा स्कैंडेनेवियाई कंट्री नहीं है? ऑप्शन में लिखिए, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और पोलैंड। तो आपका उत्तर आ जाएगा कौन सा? पोलैंड जो है स्कैंडिनेवियाई कंट्री नहीं है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज बता देता हूं आप लोगों को। ये देखिए कि चारों के चारों जो देश आज हमने पढ़े हैं स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज तो हैं, लेकिन कभी अगर प्रश्न में चारों ही ऑप्शन हो और ये प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश का हिस्सा नहीं है, तो बेटा वो चारों ऑप्शन अगर यही हो, कौन से? नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। फिनलैंड को काट देना, ये नहीं है, लेकिन है। हुआ ये था कि बेटा वो जो है आपके स्कैंडिनेवियाई जो कंट्रीज है उनमें से 1917 के अंदर बेटा हो 1917 के अंदर इसका विभाजन हो गया था। मतलब ये रूस से अलग हुआ है ना, तो बाद में 1917 के बाद 1917 में अलग हुआ था। तो वो कोई इशू है, मतलब इन तीनों में से मेनली स्कैंडिनेवियाई पर्वत कहां पर है? अगर ये प्रश्न आ जाए तो मेनली स्वीडन के अंदर है। कहां पर है? इस जगह पर आपका स्कैंडिनेवियाई पर्वत है। अगर चारों में से ऑप्शन है तो आप लोग फिनलैंड कर देना। समझ में आ गई बात? ये चीज समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया बात है। अब अपन चलेंगे कल इस वाले जगह पर कि ये क्या चीज है, ये कौन सा सागर है? तो बेटा ये कहलाता है बाल्टिक सागर। कौन सा सागर कहलाता है? बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर पर 3 देश आपको देखने को मिलेंगे। बाल्टिक सागर पर कितने देश मिलेंगे? 3 देश। 3 देश मिलेंगे, एस्टोनिया, लेटेविया और लिथुआनिया। देखिए यहां पर 3 देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कहां पर? बाल्टिक सागर पर, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया। ठीक है, ये तीनों देशों को बाल्टिक देश कहते हैं। कल अपन पढ़ने वाले हैं।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को यूरोप की जो पहली क्लास थी वो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने पूरी एनर्जी के साथ में इस वीडियो को देखा होगा और आने वाले टाइम पर हम यूरोप के सारे देश याद कर लेंगे। बहुत जानकारी आप लोगों को यूरोप में मिलने वाली है और आने वाले समय पर आप लोगों को वर्ल्ड के लगभग लगभग सारे देशों के बारे में सूचनाएं मिलने वाली है, जानकारी मिलने वाली है। हो सकता है आपको पूरे देश भी याद हो जाए, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का साथ यूं ही बनाए रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके स्टूडेंट्स।